नमस्कार दोस्तों, आज हम कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, जो कि CAG शॉर्ट फॉर्म में इनको कहा जाता है। CAG बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और इसका जिक्र जो है आर्टिकल 148 में होता है। आगे हम इसको देखेंगे सबसे लास्ट में कि कौन कौन सा आर्टिकल रेलिवेंट है। तो CAG जो है आर्टिकल 148 में होता है। बेसिकली हम समराइज करते हैं कि क्या है CAG के बारे में जानकारी, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। पहला तो यह है कि CAG इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है किसके द्वारा अपॉइंटमेंट होता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट होता है। प्रेसिडेंट साहब इनका अपॉइंटमेंट करते हैं। आगे है कि अपॉइंटमेंट तो चलो हो गया, कितने साल के लिए इनको बनाया जाता है, तो 6 साल के लिए इनको बनाया जाता है या फिर 65 ईयर्स, दोनों में जो सबसे पहले हो जाएगा तब तक के लिए ये वैलिड होंगे और ये पोस्ट पे रह सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि चलो अब ये समझ में आ गया, आपने आर्टिकल बता दिया, आपने बता दिया अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, आपने बता दिया कि टर्म क्या होगा। अब ड्यूटीज की बात करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इनका क्या काम होता है? CAG का काम होता है, पहला जो काम है टू ऑडिट करना, कितना खर्चा हुआ, कितना आपको फंड दिया गया, ये सारी चीजें, कितना खर्च आपने किया, कहाँ कहाँ खर्च किया, ये सारी चीजें ये क्या करते हैं, सरकारी ऑफिसर होते हैं। सरकारी जितनी भी संस्थाएं हैं उनको क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। ठीक है, तो कहता है टू ऑडिट अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स। क्या करते हैं, यूनियन और स्टेट्स के। यूनियन मतलब यहां पे क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट्स मतलब स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, टू सबमिट, अब ये जो हो गया, अब ये तो ऑडिट कर लिए। ठीक है, उसके बाद ऑडिट इसलिए करते हैं ताकि इनका जो IAS ऑफिसर हैं या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं वो सही से पैसा खर्च कर पाएं, वो करप्शन ना करें। ठीक है, तो करप्शन से बचने के लिए ये सारे चीज जो है ऑडिट किया जाता है। आपको मैं बताते चलूं कि कंपनी में भी, प्राइवेट कंपनी में भी ऑडिट होता है, तो वो CA करते हैं, वो प्राइवेट कंपनीज का CA करते हैं। लेकिन वैसे सरकारी जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है CAG का, वही करते हैं। ठीक है, और उसके बाद कहता है टू सबमिट इट्स रिपोर्ट। अब तो चलो ठीक है, ऑडिट हो गया, लेकिन ऑडिट करने के बाद जो रिपोर्ट बनेगा, टू सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर रिस्पेक्टिवली। यदि ये यूनियन के हैं, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, तो ये प्रेसिडेंट साहब को रिपोर्ट देंगे, और यदि स्टेट के हैं तो ये किसको देंगे, गवर्नर को देंगे, उस पार्टिकुलर स्टेट के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या काम है इनका, टू इंश्योर दैट ऑल एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और स्टेट्स आर इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अब इनको ये इंश्योर करना है कि जो भी खर्च हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये क्या होता है, एक तरीके का फंड है, जो कि आप आर्टिकल 266 में दे जाएंगे तो वहां पे मिल जाएगा, आप जाकर के एक बार चेक कीजिएगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, एक फंड, एक तरीके का फंड कलेक्शन का एक मोड है, जहां पे जो फंड कलेक्ट किया जाता है, लोन्स वगैरह जो दिए जाते हैं वो कलेक्टेड होता है। तो क्या करते हैं, टू इंश्योर दैट ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू और स्टेट्स आर इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। लॉ के अकॉर्डिंग ही ये कंसोलिडेटेड फंड में जो पैसा आया है वो निकल पाएगा। ठीक है, तो ये इंश्योर करते हैं। आगे हम बात करते हैं टू ओवरसी। ये क्या कहता है, टू ओवरसी दैट मनी सैंक्शनड, SANC, ये गलत लिखा गया है, सैंक्शनड होगा। टू ओवरसी दैट मनी सैंक्शनड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर इज बीइंग स्पेंट फॉर अ पार्टिकुलर पर्पस फॉर विच इट वाज इशूड। अब कई बार हमने सुना है कि एक पार्टिकुलर पर्पस के लिए फंड तो इशू हो जाता है, लेकिन वो क्या हो जाता है, सही से यूज नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हमें ये इंश्योर करना है, CAG ये इंश्योर करते हैं कि जिस चीज के लिए फंड जो है इशू होता है, उसी चीज के लिए उसका पर्पस जो है वो सेटिस्फाई हो। ऐसा नहीं कि उस मनी को आप इधर उधर कर से। ठीक है, तो इनका ये इंश्योर करते हैं कि सही जगह पे पैसा खर्च हो जाए। तो वो कैसे होगा, ऑब्वियस सी बात है, ऑडिट जब करेंगे तो सारी चीजें देखते हैं, सारा जो भी खर्च हुआ है, जो भी लेखा जोखा है वो चेक करते हैं, और यदि इसमें प्रॉब्लम आता है तो फिर आगे की कार्रवाई भी की जाती है ऑफिसर पे जो इस तरीके से करप्ट प्रैक्टिस करते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं, टू ऑडिट द रिपोर्ट ऑन द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द। पहला क्या है, क्या क्या करते हैं, किनका किनका ऑडिट करते हैं, गवर्नमेंट कंपनी जितनी भी है उनका करते हैं। ठीक है, प्राइवेट कंपनी की नहीं, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के ऑफिसर है तो गवर्नमेंट का कंपनी का ही करेंगे, प्राइवेट वाले अपने CA अलग से CA रखते हैं, CA से कराते हैं। उसके बाद कहता है ऑल बॉडीज एंड अथॉरिटीज सब्सटेंशियली फाइनेंस
फ्रॉम द यूनियन एंड द स्टेट रेवेन्यूज। अब यूनियन गवर्नमेंट जिनको पैसा देती है, स्टेट गवर्नमेंट जिनको पैसा देती है, ऑब्वियस सी बात है उनका ऑडिट यही करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है तो गवर्नमेंट को तो बताना पड़ेगा ना कि पैसा कहां जा रहा है। कहीं ऐसा ना कि आप पैसा वो रिलीज कर दिया और सही जगह आपने नहीं किया, तो यहां पे आप ऑडिट में फंस जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ये कहता है अदर कॉर्पोरेट्स और बॉडीज व्हेन सो रिक्वायर्ड बाय द लॉज रिलेटिंग टू सच कॉर्पोरेट और बॉडीज। तो लॉ का रिक्वायरमेंट यदि किसी और कॉर्पोरेट का करना है तो फिर ये उनका भी कर देंगे। तो बेसिकली 3 जो यहाँ पे आपका ABC करके दिया है, इनका ऑडिट ये करते हैं। चलिए अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके लिए बना रखा है जो नोट के फॉर्म में दिया गया है। चलिए हम इसे देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये क्या है। The CAG does not prepare the accounts of the union and the states, but audits the account of the union and the state and the public sector undertaking under the government। ये कह रहा है कि देखिए ये अकाउंट इसका जो है ना प्रिपेयर नहीं करते हैं, अकाउंट तो खुद प्रिपेयर करता है ये, लेकिन ये प्रिपरेशन के बाद ये ऑडिट करते हैं कि सही से तुम अकाउंट प्रिपेयर किए हो या नहीं किए हो। ये चेक करना CAG का काम है। इनका काम अकाउंट को प्रिपेयर करना नहीं है। तो क्वेश्चन यदि इस तरीके से आए कि CAG प्रिपेयर्स द अकाउंट ऑफ यूनियन एंड द स्टेट, ऐसा नहीं होगा। ये क्या करते हैं, CAG नहीं करता प्रिपेयर तो वो खुद करते हैं, लेकिन ये उसका ऑडिट करता है। एक तरीके से आप बोलेंगे ऑडिट करता है, मतलब कहाँ खर्च कितना किया, कितना आपको पैसा मिला, कहाँ कहाँ खर्च किया, क्या क्या खरीदा, क्या क्या बेचा, ये सारी चीजें ये करते हैं। उसके बाद ये रिपोर्ट सौंपते हैं। यदि वो पार्लियामेंट, यदि वो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो प्रेसिडेंट साहब को करेंगे, और यदि स्टेट गवर्नमेंट का ऑडिट हुआ है तो वो गवर्नर को रिपोर्ट सौंप देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। आगे ये कहता है कि दूसरा पॉइंट, द रिपोर्ट ऑफ द CAG रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट इज सबमिटेड टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु कॉजेज इट टू बी लेड बिफोर द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। ये कहता है कि आप यदि स्टेट अकाउंट को चेक करते हैं तो क्या करते हैं, ये रिपोर्ट गवर्नर साहब को देते हैं, और गवर्नर क्या करते हैं, फिर उसको स्टेट लेजिस्लेचर के, जिस भी स्टेट के वो गवर्नर हैं, वहां पे ले करते हैं, वहां पे उसका डिस्कशन होता है कि कैसे कैसे काम हुई है। चलिए अब इंपॉर्टेंट कुछ और बातें करते हैं। तीसरा पॉइंट है, द CAG इज कॉल्ड एन आईज एंड ईयर्स ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी। ठीक है, ये पब्लिक अकाउंट कमिटी का क्या कहते हैं, इसको आईज एंड ईयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जिसको आईज एंड ईयर्स ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, CAG हो जाएगा, जो कि बहुत ही खुखार एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है या फिर पोस्ट है, जो भी कह लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट भी है, और इसीलिए ये अपना स्टेटस अभी तक बना करके रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही हैज नो कंट्रोल ओवर द इशू ऑफ मनी। बोल रहा है कि CAG का कंट्रोल नहीं है इशू ऑफ मनी पे, कि कहां पे पैसा देना है, फंड किसको देना है, कितना देना है, ये किसका काम है, ये है पार्लियामेंट का काम, ये है पार्लियामेंट का काम, CAG का। CAG का काम तब शुरू होता है जब वो पैसा रिलीज हो जाता है और उसका खर्च होने के बाद इनका काम शुरू होता है। क्या कह रहा है, he has no control over the issue of money from consolidated fund of India or any state। आगे कहता है he is concerned only word important है, याद रखिएगा, he is concerned only at the stage of audit after the expenditure has already in place। जब खर्च ऑलरेडी हो गया है, जब खर्च स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कर देती है, उसके बाद ये ऑडिट करते हैं कि क्या ये सही खर्च हुआ है या नहीं हुआ है। ये पहले ये चेक नहीं करेगा कि किसको कितना फंड देना है। मोदी जी जाते हैं बिहार में 100 करोड़ 200 करोड़ पता नहीं 125 करोड़ दे के चले आते हैं, तो उसमें CAG से पूछ के नहीं जाते हैं। लेकिन जब वो पैसा रिलीज हो जाता है, पैसा चला जाता है, उसके बाद ये CAG को भेज देंगे कि जरा जाकर के चेक कर लो कि बिहार गवर्नमेंट सही से पैसा खर्च किया या नहीं किया, कहीं इधर उधर तो नहीं कर दिया, कहीं शराब में तो नहीं उड़ा दिया। तो ये सारी चीजें आपको समझनी होगी। ये सारी डिफरेंसेस है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है और क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यही सारी चीजों पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कि द CAG शैल बी रिमूव्ड। अब बोल रहा है कि चलो CAG के ऑफिस को कैसे रिमूव कर दिया जा सकता है, इसके बारे में बता रहा है। द CAG शैल बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर एंड ग्राउंड्स एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो
तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। आगे हम जब जुडिशरी की क्लास करेंगे तो उसमें देखेंगे। तो उसी तरीके से ये कहता है कि द सीएजी शैल बी रिमूव्ड इन द, शैल यहाँ यूज किया, ध्यान में रखिएगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। द सीएजी शैल बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर एंड द ग्राउंड्स एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ही इज कस्टोडियन, मतलब सीएजी इज कस्टोडियन ऑफ द पब्लिक पर्स। पब्लिक पर्स, पब्लिक का जो पैसा है उसका क्या है, कस्टोडियन है, कस्टोडियन है, ठीक है। कंट्रोलिंग द इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री, पूरे इंडिया के, पूरे कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम को एक तरीके से कंट्रोल करता ही है। कैसे कंट्रोल करता है, ये आपको ऑडिट करके कंट्रोल करता है। ये बात तो समझ में आ गई। आगे हम बात करते हैं, 8वां पॉइंट जो है ये कहता है द सैलरी एंड द सर्विस कंडीशंस ऑफ द सीएजी शैल बी, यहां फिर से शैल यूज किया गया है, शैल बी डिटरमिन्ड बाय द पार्लियामेंट एंड इट कैनॉट बी वेरिड टू हिज डिसएडवांटेज ऑफ अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट इन द फाइनेंशियल इमरजेंसी। कहता है कि आप जब सीएजी को अपॉइंट कर देते हैं तो उसके बाद आप इनके पेमेंट को, इनके सैलरी को, इनके सर्विस कंडीशन को डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे नहीं ले जा सकते हैं। इसका कारण यह है कि इनको स्वतंत्र रखने का प्रयास किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, इनको इंडिपेंडेंट रखने का प्रयास किया गया है। अदरवाइज क्या होता है, अभी आईएएस कुछ गवर्नमेंट के अगेंस्ट करते हैं तो इनको ट्रांसफर कर देता है, तो गवर्नमेंट के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये सीएजी उनके अगेंस्ट यदि रिपोर्ट ऑडिट कर दे तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, वो भी सोचेंगे कि इनको हटा दिया जाए। लेकिन यहाँ पे बाहर आ गया, मतलब जिस तरीके से आप ट्रांसफर वगैरह कर देते हैं आईएएस का और आईपीएस का, उस तरीके से ये मतलब बात बात में आप नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और इसीलिए कहता है कि उनके डिसएडवांटेज में कुछ भी नहीं कर सकते, उनके सैलरी को भी नहीं घटाया जा सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे एक जज को भी ये सारी सुविधाएं दी जाती है, ठीक है। तो जो जज को एक तरीके से मिला हुआ है, जो लॉज हैं जज के लिए, वो लगभग उसी तरीके का, उसी सिमिलर सिचुएशन में सीएजी का भी इंपॉर्टेंस आता है, ठीक है। उसके बाद कहता है 9वां पॉइंट, ये 9th पॉइंट है, कहता है द सीएजी कैन बी रिमूव्ड ओनली एज an address from both the houses of the parliament on the grounds of, क्या grounds है, ground जानना जरूरी है, proved misbehavior और incapacity होगा, यहाँ पे incapacity होगा, incapacity छूट गया था, proved misbehavior और incapacity, यही grounds जज के रिमूवल का भी होता है। तो इस तरीके से आपको रिलेट करेंगे, ठीक है। आगे है 10वां पॉइंट, ये कहता है हिज सैलरी एंड अलाउंस आर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, डायरेक्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनको पैसा दिया जाता है। तो ये जो है आपने सीएजी के बारे में पढ़ा, इसको आप जाकर के 206 में जाकर के एक बार आर्टिकल में देख लीजिएगा। आगे 267 में भी आपको कुछ कोई कंटीजेंसी फंड या कुछ इस तरीके का फंड मिलेगा, तो एक बार देख लीजिएगा फंड का क्या कंसेप्ट होता है। उसके बाद जो है ये जो पूरा कहानी मैंने आपको सुनाया ऊपर नीचे तक, ठीक है, ये कहानी कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये कहानी आर्टिकल 148 जिसमें सीएजी के बारे में लिखा हुआ है, 149 जिसमें बात करता है ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द सीएजी एंड 151 विच टॉक्स अबाउट द ऑडिट रिपोर्ट। तो ये कहानी जो इतना बड़ा मैंने सुना है, ये 3 आर्टिकल का बिल्कुल समराइज फॉर्म है, इसको याद कर लें, आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एक क्वेश्चन, कभी कभी 1 क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि 4 नंबर का होगा, ठीक है। तो चलिए आज हम सीएजी खत्म कर लिए, आगे हम किसी और टॉपिक पे मिलते हैं। आप लोग ढंग से पढ़ाई करते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए और बाकी फिर से हम क्लास रेगुलर करते रहेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर।